जब कभी हम बाहर निकलते हैं तो किसी को देख के ऐसा नहीं लगता कि काश मैं उसकी लाइफ जी रही होती या जी रहा होता। चलो किसी रोज भगवान ने आपकी सुन ली और आप उस दूसरे इंसान की लाइफ जीने लगे। यू बिकेम अ पर्सन दैट यू आर नॉट। इनिशियली तो काफी मजा आएगा, लेकिन बाद में मजा कब सजा बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर से जो आप रियल में हो, सोसाइटी के सामने वो दिखा ना पाने का दर्द आप महसूस करने लगोगे। रोज प्रिटेंड करके जीना क्या होता है आप उसे जानने लगोगे। चलिए ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन हमारी ही सोसाइटी की एक कम्युनिटी जो कि है LGBTQIA+ कम्युनिटी रोज ऐसे जीवन जीती है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करने लायक नहीं बनी और किसी और की नजरअंदाजी और केयरलेसनेस की सजा वो रोज भुगतते हैं। तो ये सब आगे कंटिन्यू ना हो और इन सब के बारे में सही जानकारी पाने के लिए आई स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विद टेक्नोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम मिलके समझते हैं कि LGBTQI कम्युनिटी होती क्या है। तो ये जो टर्म है इसमें हर एक लेटर के अपने एक मायने हैं। जैसे इट स्टार्ट्स विद L स्टैंड्स फॉर लेस्बियंस, अ वुमन हु इज फिजिकली, इमोशनली एंड रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू अनदर वुमन। तो ऐसे वुमेन लेस्बियन कैटेगरी में आते हैं। एंड व्हेन सिमिलरली अ मैन इज अट्रैक्टेड टू अनदर मैन, तब ये गे कैटेगरी में आते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लेटर G से करते हैं। अब एक कैटेगरी होती है बाइसेक्सुअल, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम B से करते हैं। इसमें मेन या वुमेन दोनों ही आ सकते हैं। इस कैटेगरी के इंडिविजुअल्स अपने सेम जेंडर या ऑपोजिट जेंडर या किसी भी जेंडर के तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है T विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। इंडिया में यूजुअली इन्हें थर्ड जेंडर की कैटेगरी में भी डाला जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्चुअल जेंडर उनके बर्थ के समय दिए गए जेंडर से अलग होता है। एग्जाम्पल में देखें तो बर्थ से अगर कोई बच्चा एज अ बॉय डिक्लेयर कर दिया गया, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने अंदर फीमेल जेंडर के तरफ ज्यादा अलाइन करते हुए पाता है, तब ये इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेयर, जिसे क्वेश्चनिंग इंडिविजुअल की कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने जेंडर को लेके श्योर नहीं होते। फिर आते हैं इंटरसेक्स कैटेगरी, जो उनको डिफाइन करती है जिनका जेंडर बर्थ के बाद कंफर्म नहीं हो पाता और मेडिकल प्रोवाइडर्स उन्हें अपने हिसाब से उनका जेंडर डिसाइड कर देते हैं, लेकिन बाद में बढ़ते समय के बाद वो किसी और जेंडर का अपने आप को पाते हैं। फिर लास्ट कैटेगरी होती है एसेक्सुअल्स की, वो लोग जिनके अंदर किसी भी जेंडर को लेके फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता। अब ये तो थी बात टर्म्स की, लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में एक्सेप्टेंस थी ऑल फॉर्म ऑफ लव की, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ऋग्वेद जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है उसमें एक बात कही गई है, विकृति एवं प्रकृति, मतलब व्हाट सीम्स अननेचुरल टू यू इज एब्सोल्युटली नेचुरल। कामसूत्र में भी होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हुए लेस्बियंस को स्वारिणी नाम से संबोधित किया गया। बाकी वेद और तमिल संगम लिटरेचर में भी इन सब की बात खुल के की गई है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी, जैसे खजुराहो और कोणार्क टेम्पल में आपको होमोसेक्सुअलिटी की कार्विंग्स आराम से देखने को मिल जाएंगी। मतलब एंशिएंट इंडियंस तो इन सब चीजों को नॉर्मली एक्सेप्ट करते थे। अगर हमारे इंडियन गॉड्स में देखें तो जैसे अर्धनारीश्वर, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से एक ही शरीर में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का यूनियन दिखाया गया है। हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल माना गया। जैसे महाभारत की शिखंडी, जो जन्म से तो औरत थी लेकिन बाद में एक आदमी बन के कुरुक्षेत्र में बहादुरी से लड़ी। फिर आया मुगल काल, जिसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो थी, लेकिन इस कम्युनिटी के खिलाफ कोई नहीं था और इतनी ज्यादा इंटॉलरेंस नहीं थी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आए तो चीजें तो बदलेंगी ही, क्योंकि उन्हें यह सब मंजूर ना था। इसलिए उन्होंने बड़े ही आसानी से होमोसेक्सुअलिटी को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर घोषित कर दिया और सेक्शन 377 के अंडर होमोसेक्सुअलिटी के जितने भी एक्टिविटीज है उसको क्रिमिनलाइज करार कर दिया। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी टर्म है ना, वो प्रीटी मच इंडियन टर्म है, वो वेस्टर्न कल्चर से प्रेरित नहीं है। क्योंकि एंशिएंट इंडियंस तो इस कम्युनिटी को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते थे, लेकिन ये जो होमोफोबिया है वो ब्रिटिशर्स की देन है, जो कि आप अब तक कैरी करते आ रहे हैं। इसके बाद 1977 में शकुंतला देवी द्वारा एक बुक पब्लिश की गई, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, जिसको उस समय कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो दर्शाता है कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ होमोफोबिया हम सब में फैल चुका था। इतना कि आजादी के ऑलमोस्ट 50 साल बाद हिजरा कम्युनिटी को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें एक्चुअल वोटिंग राइट्स दिए गए। इसके बाद कई सारे स्ट्रगल्स चले और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 जो 1861 में लाया गया था उसे स्ट्रक डाउन किया, जिसके अंडर कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटी वाज नो मोर अ क्राइम।
फिर हमारी सोसाइटी को एकदम से याद आता है कि अगर होमोसेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड है तो सेम सेक्स मैरिज क्राइम क्यों है, और इसीलिए ये न्यूज वापस अखबार की सुर्खियों में आई। आई अंडरस्टैंड कि LGBTQI कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन एक बार सोच के मुझे ये बताइए कि हाउ मच इज दिस फेयर कि इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के सारे मेजर डिसीजंस मेजॉरिटी कम्युनिटी लेती है। मतलब आपको किससे शादी करना चाहिए ये डिसीजन तो दो लोग या दो परिवार का होना चाहिए, तो ये डिसीजंस इनके लिए सोसाइटी क्यों लेती है? क्योंकि ये आपके नेचुरल के डेफिनेशन में नहीं आते। चलिए, अगर कोर्ट का डिसीजन पॉजिटिव आ भी गया तो क्या सोसाइटी इन्हें पूरे तरीके से एक्सेप्ट करती है? इसका आंसर यस देने से पहले एक बार अपने आसपास की सराउंडिंग को एनालाइज करिए और देखिए कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और खुलकर सोसाइटी के सामने आ चुके हैं और अपनी लाइफ बिना किसी परेशानी के जी रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे। इनके नजर ना आने का रीजन ये नहीं है कि लोग माइनॉरिटी हैं, बल्कि रीजन ये है कि हम और आप मिलकर शायद इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। तो चलिए अपनी आंखें खोलते हैं और समझते हैं कि ह्यूमैनिटी इन सब चीजों से बड़ी है। इंडिया एज अ कंट्री की लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए कि कौन किससे शादी करेगा और कौन किसके साथ रहेगा, बल्कि उसकी लड़ाई होनी चाहिए डेवलपमेंट की, पॉवर्टी की, एजुकेशन की। जब हम इन सब चीजों से आगे उठेंगे तब तो हम मेजर चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि हर बदलाव को एक निर्धारित समय लगता है, तो बदलाव आएगा। So this was my video about LGBTQIA community and its history. Just to test your knowledge, अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इस टर्म के बाद एक प्लस साइन लगाई जाती है, तो वो प्लस साइन किसे रिप्रेजेंट करती है और वो क्यों लगाया जाता है? कमेंट योर आंसर्स बिलो। और अगर आपको ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहना है तो यू कैन क्विकली गो एंड चेक आउट आवर कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। Before concluding, hit the like button if you like the video. Do not forget to subscribe our channel. Until then, keep learning.